हेलो एवरीवन। हाना तो इसे देखते ही फिर वहाँ से भाग जाती है। बाद में कज़ुमा ने इसे बता दिया था कि मैं डैड के कहने पे एक इमली नामी लड़की के साथ डेट पे गया था, लेकिन मैंने उसे बता दिया था कि मैं किसी और लड़की से लव करता हूँ। यहाँ पे कज़ुमा को थोड़ा थोड़ा इस पे शक तो हो गया था, इसलिए पूछ लेता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कल 6 बजे के आसपास तुम कहाँ पे थी, प्लीज़ माइंड मत करना। वो उसे एक वीडियो दिखा के कहती है कि मैं ग्रैंडमा के साथ मिलकर अपने पेरेंट्स की आने वाली वेडिंग एनिवर्सरी की प्रिपरेशंस में बिजी थी। वो इमोशनल होकर से हाँ करके मन में खुद को कोसने लगता है कि मैंने ऐसे ही खामखा में इस पर डाउट किया। सीनियर जो कि बार में आया था उसे एक थीफ लड़की सेड्यूस करने पहुंच जाती है। इसी के बारे में ही मॉम डैड घर पे बात कर रहे थे कि हमने उस चुड़ैल से एक डायमंड चोरी करना है। आखिर वो खुद को समझती क्या है, इस बार हमारे हाथों से बच नहीं सकती। हाना चुपचाप उनकी बातें सुनने लगती है। ये मैडम एक बहाने से सीनियर को साइड पे भेजती है और खुद फिर पीछे से उसके सारे सामान की तलाशी लेने लगती है, जहाँ पे सिवाय उसके वॉलेट के उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली में तब तो ग्रैंडमा ने पीछे से टाइम सेट करके फिर ही हाना की वीडियो बनाई थी, क्योंकि इन्हें पता था कि कज़ुमा ज़रूर इससे कोई ना कोई सवाल करेगा। इसने फिर ऑलरेडी ही प्लान बना लिया। सीनियर को जब पता चलता है कि उनका नेक्स्ट टारगेट थीफ गर्ल है जो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, तो ये एकदम शॉक ही रह जाता है। ऑफिस में गलती से इसकी टक्कर इमली से भी हो जाती है। वो अब उसे एक्सक्यूज करता वहाँ से चला जाता है। जब हाना की मुलाकात इससे हुई थी तो तब इसने उसे कह दिया था कि जिस दिन तुम्हारे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी है ना, उसी दिन मेरे पेरेंट्स की भी होती है। तो तब इसने कहा था कि क्यों ना उस दिन हम सारे मिलके ही ये सेलिब्रेशन करें। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाना के पेरेंट्स इनके घर आ चुके थे। वो इन्हें बताते हैं कि कैसे वर्क पे अचानक इनके हैंड्स एक दूसरे से टच हुए थे और उसके साथ ही इनके दिल में ऐसी घंटी बजी कि इन्होंने बाद में शादी ही कर ली। हाना के मॉम डैड भी उन्हें कहते हैं कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था। सारे ये सुन के एकदम सरप्राइज। आज तो इनकी मुलाकात कज़ुमा की बहन से भी हो जाती है जो कि इधर ही आई थी। बाद में जब वो हाना को अकेले खड़े देखती है तो उसे कहती है कि तुम मेरे भाई का हमेशा ख्याल रखना, वो मन का बहुत ही अच्छा है, तुम उसे कभी भी निराश मत करना। इसके बाद कज़ुमा हाना को लेकर साइड पे आ गया था, जहाँ पे जस्ट वो उसके साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहता था। टूटते तारे को देख के ये तो विश ही मांगने लग जाता है, हाना हमेशा उसके साथ ही रहे। ये बेचारी तो फिर गिल्ट फील करने लगती है कि एक इसको देखो जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, और मैं हूँ कि अपना सच तक इसे नहीं बता सकी। हाना अपना फ़ोन इसके घर में भूल गई थी। डैड अपनी बेटी को इमोशनल होता देख के तसल्ली देने लगते हैं। उसे तो यही दुख खाई जा रहा था कि आखिर मैं किसी आम सी फैमिली में क्यों ना पैदा हुई। ये अब उसके घर के बाहर आ चुका था। अब वहाँ पे खामोशी देख के सोचने लगता है कि शायद वो घर पे पहुँचे ही नहीं है, इसलिए उसे कॉल करता है। पर वो बताती है कि मैं तो अपनी फैमिली के साथ घर पे ही हूँ। ये हैरान कि ऐसे कैसे हो सकता है, ज़रूर हाना मुझे कुछ छुपा रही है। अभी उसे ये नहीं बताता कि मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ। डैड को एक लड़की के पास जाता देख के मॉम की शक्ल फिर देखने वाली होती है। ये थीफ मैडम सीनियर को कॉल करके अपना वॉलेट एक शर्त पे अपने हाथ से लेने आने को कहती हैं कि तुमने लू फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। डैड कहीं और नहीं इसी के पास ही आए बैठे थे। वो तो अब फिर इसे ड्रिंक में कुछ मिला के बेहोश कर देती है। घर पे मॉम तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई खड़ी होती हैं कि आखिर वो मुझे धोखा कैसे दे सकता है, एक दफ़ा मेरे हाथ लग जाए फिर बताती हूँ मैं उन्हें। कज़ुमा ने हाना के फ़ोन में मौजूद वीडियो की सारी इन्वेस्टिगेशन करवा ली थी। उसे पता चलता है कि एक्चुअली में यहाँ पे बताई डेट एंड टाइम दोनों ही ठीक नहीं है, तो वो दुखी हो जाता है कि इसका मतलब मैंने जैसा सोचा था वो ठीक है। हाना आज तक मुझसे झूठ बोलती आई है, वो लू फैमिली से है। ये खामोशी से फिर हाना को उसका फ़ोन लौटा देता है, उससे कोई बात नहीं करता, जस्ट उसे जाते ही देखता रह गया था। सीनियर कज़ुमा को ही थीफ से अपना वॉलेट लेने भेजता है और साथ में लू फैमिली की जितनी भी डिटेल्स थी वो उन्हें बताने को भी कह देता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। अब कज़ुमा तो वहाँ जाने की इसलिए हामी भरता है कि चलो अब तो मज़ीद कंफर्म हो जाएगा कि अगर मैं मुश्किल में फंसा तो देखते हैं हाना जो कि लू फैमिली से है मुझे बचाने आती भी है या नहीं। इस मैडम ने तो अपने बहुत सारे विक्टिम्स एक रूम में बंद करके रखे थे, इन्हें एक प्लेस पे भेज के वो तो इनसे ज़मीन खुदवाने का काम करवाती है ताकि ये उसके लिए डायमंड ढूंढ सकें।
कज़ुमा इधर आ चुका था। जब इसे पता चलता है कि ये तो खाली डॉक्यूमेंट्स लिए फिर रहा है, वो इसे अपने आदमियों से पकड़वा देती है। यहीं पे डैड को भी गुंडे पकड़ के लेके जा रहे थे। वो तो लेडी बग को इधर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनकी लोकेशन वगैरह का बतूर को पता चल गया था। यहाँ पे वो पूरे प्लान के साथ आए थे। वो अब मॉम को बता देता है कि इस वक्त डैड थीफ गर्ल के कब्जे में है, सो हमें उन्हें छुड़ाने के लिए जाना होगा। हाँ ना, इधर कज़ुमा को देख के परेशान। पहले तो डायमंड को निकालने से पहले ये लेज़र लाइट से बचने के लिए वो इन जोजी को बुलवाते हैं। वो तो इसलिए काम कंप्लीट कर लेता है। इस मैडम ने कज़ुमा को एक रूम में बंद करवा दिया था। तभी एक आदमी आके उसे बताता है कि पता नहीं कहाँ से एक लेडी बग आ गई है और उसने सारे बंदों की रस्सियाँ खोल दी हैं, सो वो भाग गए। डैड तो फिर आराम से इन गुंडों से निमटते वहाँ से जाने ही लगते हैं कि तभी उनकी फैमिली की एंट्री हो जाती है। मोम उन्हें देख के खुशी हो गई थी। जो डायमंड उन्होंने यहाँ से चुराया था वो एक्चुअली में हाना के लिए था, और साथ में वो तो कज़ुमा को छुड़वा के ही अब घर आने का कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, अब तुम जाना और तुम्हारा काम। पहले तो उसका मुकाबला थीफ गर्ल से होता है, जो कि इसे कमज़ोरी समझ रही थी, पर फिर इसी से ही मार खा बैठती है। इसके बाद सीधा वो कज़ुमा के पास आ चुकी थी। अब यहाँ पे वो जैसे ही इसका मास्क हटाता है, आगे से हाना को देख के शौक के मैंने नहीं सोचा था कि वाकई में ये तुम होगी, ऐसे कैसे हो सकता है। वो अपना मास्क फेंकती फिर उधर से भाग जाती है। उस दिन के बाद से इसने जस्ट अपने वर्क पे ही फोकस किया। वो हाना से बात तक नहीं करता था। खैर, ना ही इसकी असलियत का उसने किसी को बताया था। हाना जितनी दुखी होती है, डैड को इतना तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि ज़रूर इसका कज़ुमा से ब्रेकअप हो चुका है। इसके पेरेंट्स अब एक पेंटिंग चुराने की बात करने लगते हैं। हाना ने भी अपनी फैमिली को लेके जो भी उसके मन में ख्यालात थे सारे ही उसने चेंज कर लिए थे। सो इसलिए नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग फुल प्लान्स के साथ एग्जीबिशन आ गए होते हैं। हाना भी प्रॉमिस के अकॉर्डिंग इनके साथ ही आई थी। ब्रेकअप वाली बात इन जोजी को भी इसने बता दी होती है। वो इसे देख के अपसेट। ये इधर डैड से पूछता है कि अगर मॉम कभी आपसे झूठ बोलती रहें तो आप क्या करेंगे। वो बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं कि ज़रूर इसके पीछे कोई रीज़न ही होना है, और मैं एक अच्छा पुलिस ऑफिसर होने के नाते सच का पता चला लूँगा। ये तो उनकी बात समझ गया था कि आखिर अब इसने क्या करना है। सीनियर ने एक बहाने से इसे इमली के साथ डेट पे ही भेज दिया था। अब ये सरप्राइज़ कि मैं आखिर इसके साथ क्या करूँगा। वो इसे परेशान देख के कहती है कि अगर तुम मुझसे कोई बात शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। पर वो चुप रहता है। एक जगह पे जब वो इमली को गिरते हुए बचाता है, वो तो शर्माती हुई वहाँ से भाग ही गई थी। इंसोजी हाना से मिलने आता है। एक्चुअली में वो बहुत जल्दी अब्रॉड जाने वाला था, तो पूरी फैमिली को गुड बाय कहने ही यहाँ पे आया होता है। अब हमें फील होता है कि जैसे वो हाना को पसंद करता है, बस ये बात उससे शेयर नहीं कर पा रहा है। इधर इनका प्लान थीव्स को पकड़ने के साथ साथ लू फैमिली का काम तमाम करने का भी होता है कि वो ज़रूर पेंटिंग चुराने आएंगे। अपनी ड्यूटी पे ये फिर पहुँच आए थे। खैर, बतारू ने पहले ही इनके आने का अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया था, सो हाना के पेरेंट्स उसे नहीं देख पाते। इन साहब ने इस बार लू फैमिली के एक मेंबर को मारने का ऑर्डर इसे दे दिया था कि ये ऊपर की तरफ से हुक्म आया है कि फिर हम सारा ब्लेम दूसरे थीव्स पर लगा देंगे। और ये परेशान कि ये क्या बात हुई, लू फैमिली माना कि चोरी करती है लेकिन वो किसी का मर्डर तो नहीं करते। इस बार सिचुएशन कुछ अलग ही होने वाली थी। दूसरी तरफ हाना ने अकेले में ही पेंटिंग चुराने जाने का डिसाइड किया था। डैड भी उसे इजाज़त दे देते हैं कि ठीक है, अगर कोई मसला हुआ तो फिर हमें बता देना। एक तरह से वो उसे लेके फ़िक्रमंद भी लग रहे थे। हाना अब मेन प्लेस पे आ चुकी थी। चोर साहब भी आराम से पेंटिंग चुरा के भागने लगते हैं। तभी हाना, जो कि इधर आ चुकी थी, इन्हें फिर पकड़ लेती है और फिर इनकी खूब पिटाई करके पेंटिंग फिर खुद ही रख लेती है। और फिर हमें कज़ुमा के साथ साथ सीनियर को भी इधर ही दिखाया जाता है। अभी फिलहाल तो उनका इरादा थीव्स को पकड़ने का नहीं था। हाना, जो कि अपने पेरेंट्स के कांटेक्ट में थी और पेंटिंग चुरा के जा ही रही होती है कि तभी कोई उस पर अटैक कर देता है। अब ये परेशान कि हाना चुप क्यों हो गई। थीव्स ने ही उसे पकड़ लिया था। ये तो उसने अच्छा काम किया कि पहले ही इसने पेंटिंग छुपा दी। कज़ुमा यहाँ पे पड़े फर्श को देख के जान ही जाता है कि ज़रूर हाना इधर आ चुकी है। सीनियर उसे खबर देता है कि इस वक्त एक लेडी थीव्स के हाथों पकड़ी गई है। इसका मतलब ज़रूर वो लू फैमिली की ही होगी। चलो अच्छा है, वो उसे मार देंगे और थीव्स को पकड़ के बाद में हम उन्हें जेल में डाल देंगे। एक तीर से दो शिकार।
लेकिन ये बात तो इसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब वैसे भी उसे अंदाज़ा हो चुका था कि हाना ने ब्रेकअप की बात इसी वजह से ही उससे की थी। एक तरह से वो मुझसे ये बात छुपाना भी नहीं चाहती थी, ना ही मैं उससे दूर रह सकता हूँ। अब गुंडों से मुकाबला करके ये तो हाना की हेल्प करने फिर पहुँच आया होता है। इसी दौरान खुद को भी उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें लग गई थी, लेकिन अब तो जस्ट उसे हाना की ही परवाह थी। सीनियर को उसने यही बता दिया था कि लूगर तो यहाँ से भाग चुकी है, पर हाँ मैंने थीव्स को पकड़ लिया है। हाना डैड के साथ उधर से भाग जाती है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि कज़ुमा हाना से मिलने पहुंच आया होता है और साथ में उसे अपोलोजाइज भी करता है कि मुझे यूं तुमसे बात करना नहीं छोड़ना चाहिए था। वैसे भी अब तुम चाहे जो भी हो, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट करने का डिसाइड कर लिया है। मुझे तुम्हारे पैशन से कोई भी गर्ज नहीं है। एंड देन फिर उसे रिंग दिखा के शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।